Hello students, good morning once again. Now today we will discuss Coulomb's law in vector form. Suppose Q1 and Q2 are two charges and the charges are separated by a distance small r. This charge Q1 and this charge Q2, this Q1 and Q2 are separated by a distance small r. यही लिखवाए हैं हम. Suppose the charges Q1 and Q2 are separated by a distance small r. ये फिगर बना लीजिए. Now the force acting on Q1, the force acting on Q1 by Q2. अब देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेज, इस पर जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा, तो ये चार्ज इसको इधर की ओर धक्का देगा. द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाई Q2 इज दिस वन. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लिखेंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब इसे चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन भी देना होगा. डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन 2 से 1 की ओर होगा. 2 to 1 ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये केवल डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है. तो इसको इक्वेशन तो ये भी हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. और भी आप लिख सकते हैं इसको. नाउ बट यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपको पता है. यूनिट वेक्टर यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है r12, यदि उसमें हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको यूनिट वेक्टर का पता चलता है. कोई भी वेक्टर है उसमें यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर पता होता है. हेंस ये r12 के प्लेस पर हम F12 को वहाँ लिख सकते हैं. हम ये फिगर भी थोड़ा मिटा रहे हैं, आपको समझ में आ गया. F12 का डायरेक्शन ये होगा और F21 का डायरेक्शन ये होगा. वेक्टर पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं. नाउ हेंस F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन. देखिए ये जो डिस्टेंस होता है किसी दो चार्ज जो Q1 और Q2 था उसके बीच का डिस्टेंस था. और कोई भी ये डिस्टेंस कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बताता है. तो हमारे R21 कहने का मतलब है ये जो वेक्टर R21 आया था, R21 में क्या होगा? R21 में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसका डिस्टेंस बताएगा. तो जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे, R डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वेक्टर जो R21 आया था उसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया. और जो यूनिट वेक्टर था R12, यूनिट वेक्टर के जगह पर हमने लिख दिया क्या? R12 वेक्टर R12 अपान डायरेक्शन. डायरेक्शन किधर से किधर था? ये R12, हमको R21 चाहिए. एक्चुअली हमको डायरेक्शन किधर से किधर होगा भाई? 2 से 1 के ओर होगा. तो 2 से 1 R21 हमको चाहिए. एक्चुअली ये R21 हमको चाहिए. R21 चाहिए. R21 तो ये R21 इज इक्वल टू क्या होगा? ये R21 दिस R21 क्योंकि डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है. यूनिट वेक्टर R21 के प्लस पर हमने लिख दिया वेक्टर R21 अपान उसका मैग्नीट्यूड. हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको, क्योंकि डायग्राम है. एक बार और आप देख लीजिए. दो चार्ज था, एक Q1 था और एक Q2 था. फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2. अब इसके बीच का डायरेक्शन डिस्टेंस r है. तो ये जो वेक्टर R21 हम लिखे हुए हैं तो डायरेक्शन हो गया 2 to 1 और ये जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस को बताएगा. इसलिए हमने r की जगह पर क्या लिख दिया?
यूनिट वेक्टर की जगह पर हमने ये लिखा हुआ है, आर की जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखा है। नाउ इसको हम तो हेंस F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R21 था, ये R21 का होल क्यूब, फिर ये R21, ये हो गया। तो ये इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं इसको। तो दिस इज आल्सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब जब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं तो अभी हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं यहाँ पर। न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ, आप हेडिंग डाल लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे डिराइव कराएंगे? फिर मान लीजिए वही, सपोज Q1 and Q2 are the two charges separated by a distance small r. Then the force acting on, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, Q1 the charges Q1 and Q2 are separated by a distance small r. Now the force acting on Q1 by Q2, इसको हम F12 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अभी हम बताए थे, अभी लिखे हुए थे, 2 to 1 था इसका डायरेक्शन, ये था F12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का होल क्यूब R21, ये इक्वेशन 1। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाई Q1, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, फोर्स क्या हो गया भाई? F21 को ऐसे लिखेंगे, F21 दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन डिस्टेंस कितना है? R21 का होल क्यूब। अब देखिए, अब डिस्टेंस हमारा चूंकि जो फोर्स लग रहा है 2 पर, उसका डायरेक्शन 1 से 2 की ओर होगा, तो जो हम वेक्टर ले रहे हैं हम 1 to 2 ले लिए, और डायरेक्शन क्या हो गया? 1 to 2। वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? 1 to 2। जो 2 पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 1 से 2 की ओर। नाउ दिस इज इक्वेशन सेकेंड। बट वी हैव, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, बट आप देख सकते हैं वेक्टर R21 वेक्टर R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ये जो वेक्टर R12 है, R12 मतलब 1 से 2 की ओर, और R21 मतलब 2 से 1 की ओर। तो R12 का डायरेक्शन इधर की ओर है और R21 का डायरेक्शन इधर की ओर है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, चाहे R12 हो चाहे R21 हो। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये हमने लिख दिया R12 इज इक्वल टू R21। हेंस F21 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? F21 के जगह पर हेंस F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब, और ये R12 के जगह पर हम लिखेंगे माइनस R21, माइनस साइन हम यहाँ लिख दिए R21, ये हो गया।
नाउ दिस इज इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड हम मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड हमको क्या मिलेगा, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन पहला और थर्ड से हमको क्या मिल रहा है, F21 इज इक्वल टू, देखो ये पूरा 1/4πε0 Q1 Q2 R12, R12 के जगह पर हम R21 भी लिख सकते हैं, R12 लिखिए चाहे R21 लिखिए, तो इस पूरे के पूरे जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम F12 लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पर रहेगा ही, F12 मैग्नीट्यूड आप R12 लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21, दिस इज इक्वल टू R। तो ये क्या यहाँ से हमको कंक्लूजन निकला, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना 1 पर 2 के द्वारा फोर्स लगेगा उतना ही 2 पर 1 के द्वारा फोर्स लगेगा। तो दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने डिराइव कर लिया फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। यहाँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, आप ही करिएगा, बस हम हिंट कर दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ the ratio of electrostatics force and gravitational force between what, between टू इलेक्ट्रॉन्स, पहला क्वेश्चन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, और थर्ड आप लिख सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये होमवर्क है, ये आप अपने से करेंगे, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम आपको हिंट दे सकते हैं, if the two charges are if the separation in each case is स्मॉल आर, हम एक कंडीशन दे दिए। तो अब देखिए सोल्यूशन में देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, लिखेंगे Q1 Q2 बाई R², और यही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, Fg इज इक्वल टू कैपिटल G लिखेंगे, कैपिटल G की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11 m1 m2 बाई R²। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ चार्ज की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर मास की वैल्यू रखेंगे, तो Fe/Fg आप निकालेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को आप जरूर बनाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका सोल्यूशन है, हिंट है। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात हम कर रहे हैं।
नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, मान लीजिए सपोज Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 आप लिख सकते हैं, लेट R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn are the position vectors of the charges Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए Q1 Q2 Q3 ये चार्ज है। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर देखिए बच्चों, यदि हमारे पास केवल दो चार्ज रहता है, ये Q1 और ये Q2, मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ये चार्ज Q1 है और इसका Q2 है। तो हमने बताया था फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2, ये बताया था फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 के लिए अभी हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे, 1/4πε0 Q1 Q2, डायरेक्शन इधर 2 से 1 की ओर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का होल क्यूब अपन जब डायरेक्शन हम लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर R21, ये हमने आपको बताया है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब एक चीज़ और देखिए, जब R21 की हमको लिखना होगा जब R21, तो यहाँ पर देख लो हमारे पास Q1 का पोजीशन वेक्टर R2, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, एक वेक्टर यहाँ भी है। तो यहाँ पर देखिए बाई ट्रेंगुलर लॉ, बट हमारे पास क्या होगा, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 दिस इज इक्वल टू R1। तो हेंस वेक्टर R2 को क्या लिखेंगे, R21 को वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, अब यही R21 की वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, हेंस F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R21 की वैल्यू हमारा आ गया, ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये भी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, दिस इज आल्सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बात करनी है उस समय हम क्या लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए पहले। अब जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बात करनी है, और जैसा कि हमने लिखवाया है कि लेट R1 R2 R3 नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है, ये F1 पर कितना फोर्स लगेगा भाई, बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2 Q3 Qn, और सबका पोजीशन वेक्टर दिया है R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, और सबका पोजीशन वेक्टर कितना है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और सबका पोजीशन वेक्टर R1 है, R2 है, R3 है डॉट डॉट Rn, ये Qn है, ये Rn। पोजीशन वेक्टर सबके अलग अलग है, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn आर द पोजीशन वेक्टर्स, ये दिए हुए हैं। तो नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन F1, तो 1 पर 2 कितना फोर्स लगाया, 1 पर 3 कितना फोर्स लगाया, 1 पर 4 कितना फोर्स लगाया, प्लस डॉट डॉट 1 पर n कितना फोर्स लगाया। तो नाउ F1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से 1/4πε0
Q1 Q2 F12 की बात हो रही है अपान R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2, ये वेक्टर हो गया। सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन 1/3, द फोर्स एक्टिंग ऑन 1/3, तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपान, देखिए 1 पर 2 फोर्स लगा रहा था, यहाँ पर 1 पर 3 लगाया, तो यहाँ 1 तो रहेगा ही, बस 2 की जगह 3 हो जाएगा। वेक्टर R1 माइनस R3 का होल क्यूब R1 माइनस R3, ये हुआ। सिमिलरली nth के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट, ये हमको लिखना हो तो हमको nवा फोर्स कितना लगा रहा है, तो 1/4πε0, 1/4πε0 कट रहा है वीडियो, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Qn R1 माइनस Rn का होल क्यूब R1 माइनस Rn, ये हो गया। तो देखिए ये दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/3, बस इतना ही रहने दीजिए। नाउ दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/n, फोर्स अप्लाइड ऑन, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय 1, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/n हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/n। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/3, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन, ये ऐसे है, इतना मिक्स नहीं होना चाहिए। फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय 1, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/3, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन 1/n। तो नाउ तो टोटल फोर्स कितना हो गया, सब वेक्टर में है। 1 पर टोटल फोर्स कितना हो गया, F1, यहाँ पर जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, 1/4πε0 कॉमन हो गया। Q1 लिख दिए हम यहाँ पर। अब यहाँ हम QJ लिख रहे हैं या QI लिखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये J की वैल्यू ही चेंज होगी। समेशन 1/4πε0 QJ Q1, ये समेशन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं J की वैल्यू 1 to n, J की वैल्यू 1 to n हम आ गए। अब यहाँ पर क्या रह गया, देखो बच्चों, ये QJ हो गया अपान नीचे R1 माइनस RJ वेक्टर होल क्यूब अपान R1 माइनस RJ। ये देखिए पहला देखो, यदि J की वैल्यू हम फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, ये J की वैल्यू 1 नहीं होगा, 4/2 होगा। फोर्स अप्लाइड ऑन 1 पर 1 फोर्स नहीं लगाएगा ना, F11 नहीं हो सकता है, F12 होगा, इसलिए J की वैल्यू हम 2 से स्टार्ट किए हैं। जब J की वैल्यू 2 आप पुटअप कर देंगे तो ये सेकेंड, ये पहला वाला आ जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। J की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुटअप किए, यू विल गेट दिस टर्म। J की वैल्यू यहाँ पर J की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा। J की वैल्यू n पुटअप करेंगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा। और ये साइन शो कर रहा है कि सबको हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये तो F1 पर फोर्स था। यहाँ पर है J, ये जो J है, J कैन नॉट बी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि F1 1 नहीं होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/1 नहीं होगा। कोई भी चार्ज अपने ऊपर थोड़े ना फोर्स लगाएगा। इसी को और थोड़ा सा और आगे कर दें, ये तो 1 पर फोर्स था, कोई भी हो, कोई भी पार्टिकल है, ith पार्टिकल है, उस पर कितना फोर्स होगा भाई, 1/4πε0। यहाँ पर QI लिख लेंगे, समेशन
जे की वैल्यू 2 से लेकर के n तक, क्यू जे आर आई माइनस आर जे का होल क्यूब, यहाँ पर आर आई माइनस आर जे, ये रहा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पर जे की वैल्यू, जे इज नॉट इक्वल टू आई, जे आई के बराबर नहीं है। एरो वगैरह आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस ढंग से कूलॉम्स लॉ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एनसीईआरटी के आप बनाएंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, अबाउट टॉर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by a finite small distance is called electric dipole। तो बच्चों मान लीजिए कि दो चार्ज है, दोनों इक्वल है, एक माइनस है और एक प्लस है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट स्मॉल, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस 2l है, तो ये डाइपोल, ये 2l बहुत कम है। 2l क्यों लिया, l भी ले सकते हैं, लेकिन 2l लेते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ सेंटर से हमको डिस्टेंस लेना होता है, तो ये l और l हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको इजी होगा, इसलिए 2l लिखा करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस है 2l। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ one of the equal and one of the magnitude of equal and opposite charges एंड किसके बीच में होना चाहिए भाई? वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। जो इक्वल और अपोजिट चार्जेज है उसमें किसी एक का चार्ज हमने ले लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? इसको कैसे हम शो करते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की को जब हमको बताना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये सिंबल है, एंड दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2l। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है,
तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L. It is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. Is a vector quantity. Electric dipole is a vector quantity. तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ से किधर होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द निगेटिव चार्ज towards the negative charge towards the पॉजिटिव चार्ज. निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है. यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर. इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर. तो ये रहा अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होता है. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. नाउ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. Acting on electric dipole placed in uniform electric field. Placed in uniform electric field. देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा है. इलेक्ट्रिक डाइपोल में -Q चार्ज होता है, +Q चार्ज होता है. तो +Q चार्ज पर किधर फोर्स लगता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, Q इंटू E. और निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, Q इंटू E. तो आप लैंग्वेज लिख लेंगे. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मान लीजिए थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field E, making an angle theta with the direction of फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट. अब देखिए बच्चों, इसको हम यहाँ हटा दे रहे हैं. इसको आप पॉइंट A और B लिख लीजिए. तो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. देखिए ये QV फोर्स है ना, इस डाइपोल को इधर की घुमाएगा और ये इधर फोर्स लग रहा है, यानी दोनों मिल के इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे. दोनों मिल करके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM. हम यहाँ पर M ड्रॉ कर रहे हैं.
तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्यू ई आ गया था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बी एम। अब बी एम कितना होगा, इक्वेशन 1 आप लिख लीजिए इसको। बी एम कैसे निकालेंगे, नाउ इन ट्रेंगल ए एम बी, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी एम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो बी एम के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, हेंस बी एम इज इक्वल टू ए बी के जगह पर ये पूरा लेंथ लिख लेंगे डाइपोल का, 2l साइन थीटा, where 2l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये भी क्या है, 2l इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो बस ये आप अपने से लिख भी सकते हैं, where 2l इज लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2l इज लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ है ये। तो अब हम इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं। तो नाउ हियर टाउ इज इक्वल टू Q इंटू ई, बी एम के जगह पर 2l साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 2l को हम P लिखेंगे, अभी हम बताए थे आपको। तो टॉर्क इज इक्वल टू P ई साइन थीटा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, यदि ये 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री हो और ये E की वैल्यू 1 हो, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया, अब उस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1 न्यूटन पर कूलम का, अब इस पर जो भी टॉर्क काम करेगा, दैट टॉर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज, आप इसको लिखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर कूलम। तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the torque acting on an electric dipole placed perpendicularly in uniform electric field of strength 1 न्यूटन पर कूलम।
So electric dipole moment is the torque acting on an electric dipole placed perpendicularly in uniform electric field of strength 1 Newton per coulomb. यदि स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 1 न्यूटन पर कूलम है, इस और उसके परपेंडिकुलर डाइपोल को रख दिया गया, इस पर जो भी टॉर्क लगेगा उस टॉर्क को ही हम बोलते हैं, उसी टॉर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट डे हम we will find out the work done in rotating a torque in uniform electric field, and we will discuss the stable and unstable cases, stable and unstable equilibrium. Okay, thank you.